Hello everyone, a very good morning to all of you. Dear students, my name is Shahid Khan and you are watching Wing से कुरान. विंग से कुरान में आपका स्वागत है एक बार फिर से. Dear students, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एंड अनाउंसमेंट ये है कि आज से हम इंडियन पॉलिटी पे एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं. इंडियन पॉलिटी पे हम एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं एंड मैं आपको बता दूं इसमें हम इंडियन पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव को लेके, उन सब को डिस्कस करेंगे. एक डिटेल के साथ हम इनकी डिस्कशन करेंगे एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पेशली हम JKSSB के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो भी इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे इस वीडियो सीरीज़ के दौरान. एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ये JKPSC प्रीलिम्स में भी हेल्प करने वाला है. तो ओवरऑल जितने भी पॉलिटी के टॉपिक्स आपको जिस भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं उन सब के लिए ये वन टाइम सोल्यूशन है ये वीडियो सीरीज़. मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी के लिए जो भी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोई और सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट. एंड आज का वीडियो जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन पे रहेगा कि हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं एंड इसके साथ साथ क्या बेस्ट अप्रोच है इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का एंड याद रखने का. सो लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हमने इन दो टर्म्स को देख लेना है. सबसे पहले कि कभी कभी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में देखने को मिलता है, कभी कभी डायरेक्ट इंडियन पॉलिटी लिखा होता है. तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक टेक्निकल डिफरेंस है दोनों चीज़ों में. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम कंट्री के एक लीगल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं. एंड आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं कंट्री के पूरे लीगल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. कंट्री के पूरे लीगल स्ट्रक्चर को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करते हैं. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, सो असल में हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल फंक्शनिंग के बारे में बात कर रहे हैं. एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम उसकी बात कर रहे हैं. तो आप पॉलिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन इन रन. कॉन्स्टिट्यूशन इन रन. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम पॉलिटी में पढ़ते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली द legal document, the legal structure of a country where the rules and regulations are defined. But when we are talking about polity, so it is the actual functioning of a constitution, how a constitution works and how a government works. Okay, क्या structure है government का, क्या organization है government की, ये सारी चीज़ें हम polity में पढ़ते हैं. तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं हम कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको किस तरह से देखते हैं एंड किस तरह से इसको पढ़ने का बेस्ट अप्रोच है. देखें, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं. तो होता कुछ इस तरह से है कि 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक प्लान इंडिया में भेजा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से. कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से. एंड उसके बाद इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाती है 1946 नवंबर में. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखनी है. एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट की जाती है 26 नवंबर 1949. ये है कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ एडॉप्शन. एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया जाता है 26 जनवरी 1950.
जो हमारा 26 जनवरी रिपब्लिक डे भी है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी का। ओके, सो यहाँ पे अडॉप्ट होती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन 26 जनवरी 1950 को एनैक्ट हो जाती है, एनफोर्स हो जाती है इस टाइम पे। एंड जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट पे बनती है, एनैक्ट हो जाती है, एनफोर्स हो जाती है, तब हमारे पास क्या होता है? तब हमारे पास होते हैं 22 पार्ट्स, 8 schedules एंड 395 आर्टिकल्स। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी हमारे पास। ओके, दिस वाज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, 26 ऑफ जनवरी। लेकिन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव आए एंड आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूँ कि आज हमारे पास देयर आर 25 पार्ट्स, there are 12 schedules and there are 470, sorry, just a second, there are 470 plus articles। ओके, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सपैंड हो गई है एंड इसका भी एक तरीका है जिसको हम अमेंडमेंट का नाम देते हैं। तो हम उसको भी पढ़ेंगे जब हम वीडियो लेक्चर्स को, एक्सप्लेन वीडियो लेक्चर्स को लेके आएंगे, होपफुली कल से। तो यहाँ पे ये हमारी आज की कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 25 पार्ट में ये डिवाइड है, 12 स्केड्यूल्स हैं एंड 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। अब जब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका इंडियन पॉलिटी को अप्रोच करने का यही है कि सबसे पहले आप उसके पार्ट्स को याद करो। इंडियन पॉलिटी के पार्ट्स को सबसे पहले आप याद कर लें। जितने भी पार्ट्स हैं, देयर आर 25 पार्ट्स एंड आपको 25 पार्ट्स पूरे याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि किस पार्ट में कौन सा प्रोविजन दिया गया है। ओके, पार्ट्स इज सिंपली चैप्टर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट चैप्टर्स में बांटा गया है ताकि एक कन्वीनियंट हो जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी गई है। ओके, देन कम्स द स्केड्यूल्स। सो देयर आर 12 स्केड्यूल्स एंड इन 12 स्केड्यूल्स में डिफरेंट मैटर्स की एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। तो ये 12 स्केड्यूल्स भी आपको पता होने चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्केड्यूल में क्या है। एंड जब ये दोनों चीज़ें आपको पता होंगी, याद होंगी, कि आप लिंक कर पाएंगे, जैसे ही आप किसी भी इंडियन पॉलिटी के चैप्टर को पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू लिंक कि कौन सा प्रोविजन किस पर्टिकुलर पार्ट में आता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको चीज़ें मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो है, बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टैटिक हैं जो कि आपको याद रखनी है एंड दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच कि आप सबसे पहले पार्ट्स एंड स्केड्यूल्स को याद कर लें कि किस पर्टिकुलर पार्ट में एंड किस पर्टिकुलर स्केड्यूल में कौन सी चीज़ दी गई है। ओके, देन कम्स द आर्टिकल्स। दीज आर द एक्चुअल, हम कह सकते हैं कि प्रोविजंस एग्जैक्टली आपको बताएगा कि कौन सा प्रोविजन किस आर्टिकल के रिलेटेड है, लेकिन पार्ट्स एंड स्केड्यूल्स आपको सबसे पहले याद होने चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको इंडियन पॉलिटी में कुछ इस तरह से अप्रोच करना है कि आपके पास 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट की। ओके, 3 लेवल्स एंड सबसे पहले आपके पास है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो सेंट्रल लेवल पे आती हैं, लाइक यू हैव पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया एंड देन कम्स आपका प्रेसिडेंट, this is also part of union government. Then comes your vice president, this is also part of your union government. And then comes your comptroller and auditor general। इसी तरह से आपका सुप्रीम कोर्ट भी आता है इसमें। ओके, तो ये पार्ट है यूनियन गवर्नमेंट का। इसी तरह से आप यूनियन गवर्नमेंट से जब एक लेवल नीचे जाते हैं तो यू विल फाइंड स्टेट गवर्नमेंट। Okay, so then again in state government you will find state legislative assemblies, state legislative assemblies, you will find
office of governor, and then you will find high courts, and then you will find subordinate courts. This is I'm talking about state government. Okay, then comes your the third level, local government. So local government में आपको पता है कि there are two important things. The first one is पंचायत राज, and the second one is municipalities. And let me tell you people कि ये पहले जो था पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. It was later added in 1990s. Okay, we'll talk about it also in our this video series. But यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि there are three levels of government. The Indian government is a three tier. Okay, three tier structure है government का. You got union government or the central government, then you got the state government, and then you got the local government. तो एक इस तरह से ब्रेकअप है. एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तीन लेवल्स जो हैं गवर्नमेंट की, तीन डिफरेंट पार्ट्स इनसे डील करते हैं. लाइक द यूनियन गवर्नमेंट इज इन पार्ट 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट इज इन पार्ट 6th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द लोकल गवर्नमेंट इज इन पार्ट 9th and 9th A. Okay, so we'll talk about it. There are different amendments and different schedules. यहाँ पर आपने ये देख लिया कि there are three levels of government. एंड इससे आगे बढ़ते हैं एंड विल सी कि एक और तरीका है क्लासिफिकेशन का, दिस वन. ओके, सो अब अगर हम एक ही जो हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट थी, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. हमने देखा कि देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब यूनियन गवर्नमेंट को ही अगर हम सिंगल ले लें तो यूनियन गवर्नमेंट में भी आपको तीन चीज़ें डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करने के मिलेंगी. यू विल गेट लेजिस्लेचर, then you will get executive, and you will get judiciary. Okay, so legislature is what? The law making body, जो कि हमारा पार्लियामेंट है. ओके, एंड पार्लियामेंट हमारा क्या है? लोकसभा, राज्यसभा. एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. वो किस तरह से मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज पार्लियामेंट में जब कोई लॉज वगैरह बनते हैं तो प्रेसिडेंट की एसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस मैटर में. तो इस वजह से पार्लियामेंट में हम प्रेसिडेंट को लोकसभा एंड राज्यसभा के साथ जोड़ के पढ़ते हैं. एंड देन कम्स द एग्जीक्यूटिव. इसमें आपका प्रेसिडेंट आ जाता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, इसी तरह से आपका मिनिस्टर्स आ जाते हैं, एंड यू विल गेट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. यहाँ पे मैं सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आप इसको स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ इसी तरह से समझ सकते हैं. एंड देन कम्स द जुडिशरी. यू विल गेट द सुप्रीम कोर्ट हियर. ओके, एंड सेम चीज आपको स्टेट लेवल पे भी मिलेगी. लेजिस्लेचर के नाम पे स्टेट लेवल पे आप क्या पढ़ते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट सबके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. ओके, देयर आर वेरी फ्यू स्टेट्स विद ए लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, सब जब एक स्टेट में, एक स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो, तो उसको बाय कैमरल कहा जाता है. एंड इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट्स हैं जिनकी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, एंड बाकी कौन से स्टेट्स हैं जिनकी बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है. ओके, देन अगेन कम्स द एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल. ओके, हमारा यू विल गेट दिस चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड द गवर्नर. ओके, so then comes the judiciary. You will get the high court and the subordinate courts. ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. हम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू पीपल है ओवरव्यू कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी जो है, स्पेशली जब लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरह से उसमें चीज़ें दी गई हैं. ओके, एंड देन कम्स अनदर थिंग जिसके बारे में आपको मैं, सो देयर इज अनदर थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. आपने देखा कि वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट. नाउ कम्स के पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में. ओके,
सो यहाँ पे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। आपके पास फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, एंड देन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब इंडिया का जो केस है इसमें कुछ इस तरह से है कि देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपको फेडरल मिलेंगी, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम कहीं पे आपको इस तरह से प्रोविजंस मिलेंगे कि यू विल फाइंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यहाँ पे फेडरल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि power specified, like if you will go through, there is a schedule in Indian Constitution, that is schedule 7, schedule 7। तो इसमें आप you will find कि यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है, you will find three kind of lists। you will get a union list, a state list and a central list, sorry, a concurrent list। ओके, सो यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, यानी कि इन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनमें एक्सक्लूसिव पावर्स है स्टेट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में लॉज बना सकते हैं, बट कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉज बना सकते हैं। ओके, अब अगर इन तीनों में जो चीज़ ना आए इन तीनों लिस्ट में, उन पे सेंट्रल लॉ बना सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देयर आर स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स जिन पे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, बट एट द सेम टाइम इफ यू विल सी के यूनियन गवर्नमेंट में ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अगेन द स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें आप गवर्नर का ऑफिस देखेंगे। सो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द सेंटर हैज ओवरराइडिंग पावर्स, सेंटर हैज द डोमिनेटिंग पोजीशन। सो यू विल फाइंड समटाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फेडरल, बट एट द सेम टाइम you will see कि it's a unitary constitution। and one more thing, that this federal word has not been used in the constitution। federal word आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा ही नहीं। ओके, इनफैक्ट आर्टिकल 1 डिफाइन करता है इंडिया को एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, किस तरह से यूनिटरी है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के पावर पार्लियामेंट के पास हैं एक्सक्लूसिवली, यानी कि स्टेट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको यूनिटरी देखने को मिलेगी। फेडरल है, स्ट्रक्चर में फेडरल दिखता है, लेकिन एट द एंड सेंटर इज इन द डोमिनेटिंग पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव ये ओवरव्यू। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आई एम टेलिंग यू पीपल के इसके बाद कोई भी बुक, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटी। अब एक और चीज़ की हम बात करते हैं, देयर इज़ अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे अमेंडमेंट के प्रोसेस को भी समझते हैं इंडियन पॉलिटी में। ओके, सो अमेंडमेंट क्या है? जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। अब चेंज और बदलाव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीक़ों से आ सकता है, या तो हम कुछ ऐड कर रहे हैं उसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर रहे हैं, हम कुछ नया प्रोविज़न इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविज़न को रिमूव कर रहे हैं। तो हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ रिमूव कर रहे हैं, चेंज आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इसी चेंज को अमेंडमेंट का नाम दिया जाता है। एंड देयर इज़ ए प्रोसेस कि किस तरह से अमेंड की जा सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो तरीके हैं यहाँ पे, दो तरीके इन द सेंस दो हम कह सकते हैं कि पैटर्न्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ईजिली अमेंड की जा सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो ईजिली अमेंड किए जा सकते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। ओके, एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए उनको अमेंड करने के लिए, उनमें बदलाव लाने के लिए।
तो इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है एंड रिजिड भी है। एंड किस तरह से ये अमेंडमेंट होता है, क्या प्रोसीजर है इसका, कौन सी मेजॉरिटी यूज़ होती है अमेंडमेंट में, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगेन टेलिंग यू पीपल के दिस इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी सो फार। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इस तरह से भी आपको इंडियन पॉलिटी में चीज़ें मिल जाएंगी। देयर आर सर्टन बॉडीज़ इंस्टीट्यूशंस जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जो किसी पार्ट किसी आर्टिकल में दी गई हैं। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर दोज बॉडीज़ जो मेंशन्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनका मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। बट देयर आर सर्टन बॉडीज, सर्टन इंस्टीट्यूशंस दैट आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है बट वो किसी एक्ट या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, जस्ट ए सेकेंड, वो किसी एक्ट या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लाई गई हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मेंशन्ड नहीं है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। फिर पहली आपकी होगी स्टैट्यूटरी बॉडीज, देन कम्स द नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, तो स्टैट्यूटरी बॉडी जो किसी एक्ट के थ्रू आती है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो बिना किसी एक्ट के यानी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर ऑर्डिनेंस के थ्रू लाई जाती है, बनाई जाती है। ओके, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दे आर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं। यू गॉट इलेक्शन कमीशन, इसका जिक्र आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। एंड अगेन यू गॉट यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन मिल जाएगा। आपका यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड एससीज है, ये भी एक ऐसी बॉडी है जिसका आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ यू गॉट द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि द सर्टन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंक्लूड, आपको यहाँ पे नीति आयोग देखने को मिलेगा, एंड इसके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड इसके साथ साथ आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, ये सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लाइक किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बट ये फिर भी आपको पढ़नी पड़ती हैं इंडियन पॉलिटी में। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आने वाले वीडियोस में। एंड हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको बता दूं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, वट एवर द एग्ज़ाम इज़, अगर इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है तो ये वीडियो सीरीज़ आपको बिल्कुल हेल्प करने वाली है। एंड मैं आपको बता दूं, धागा खोल देंगे हम इंडियन पॉलिटी का इसमें, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी ब्रीफ एंड इन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप बस इसी तरह हमारे साथ बने रहें, एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसमें हम पहला वीडियो इसका एक्सप्लेन लेक्चर जो होगा, पहला टॉपिक इंडियन पॉलिटी का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो रणधीर सर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे, तो हम डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से शुरुआत करेंगे इसकी। हम देखेंगे इसमें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, किस तरह से इसका आइडिया आया, किस तरह से इलेक्शंस हुए, एंड कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा, कौन कौन मेंबर्स थे, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो आई सी यू गाइस टुमारो। Till then, goodbye, take care, and please write down in the comment section are you ready for this series or not. Okay, so see you guys tomorrow. Thank you so much for joining Wings Ek Udaan.